इसके पीछे हमारे जो कामरेड है उनका उद्देश्य था कि हम लोग पत्रकारों की जो दशा और दिशा है, इनकी जो स्थिति है आज देश के अंदर, क्योंकि आज से 3 दशक पूर्व जब प्रिंट मीडिया का चलन था, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो था वो अस्तित्व में नहीं आया। शने शने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो अस्तित्व में आया, दिशा है पत्रकारों की दशा का कैसे सुधार किया जा सकता है, इनकी इकोनॉमी को कैसे ठीक किया जा सकता है और इनकी सेवा शर्तों में कैसे सुधार किया जा सकता है। वो रिकमेंडेशन दिया 1954 में, 52 से लेकर के 1952 से लेकर 1954 तक प्रेस कमीशन जो है अध्ययन करता था और 1954 में वो रिपोर्ट पेश हुई। और 1954 में रिपोर्ट पेश होने के बाद, जैसे आजकल तो रिपोर्ट 15-15, 20-20 साल तक पार्लियामेंट में टेबल ही नहीं की जाती है, उसके सामने नहीं रखी जाती, 1954 में ही उस रिपोर्ट को पेश किया गया था संसद में। और संसद की रिपोर्ट आने के बाद ही ये तय किया गया कि भारत में पत्रकारों के लिए एक कानून बनेगा। और 1955 में वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट का कानून बनाया गया। वो कानून जो आज तक हम लोगों के सामने बना हुआ है। एक शुरू कर देते हैं और कहते हैं अब आप यहाँ एक ऐसे व्यक्ति का मुझे कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं और उसके हर एक कमियों को बता चुके हैं लोगों को, लेकिन वो नक्काल की तरह से वो व्यक्ति, अभी हमको किसी ने सूचना दिया कि वो कहता है कि हम एक IFWJ बना देंगे नाम से। एक चीज बताइए, नाम से कोई आदमी, अंधा आदमी अपना नाम नहनसुख रख ले तो क्या उसको आंखों से दिखाई देने लगेगा? ये स्थिति नहीं होती है। अगर नक्काल कोई आदमी हमारे से मिलता जुलता कोई नाम, हालांकि हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे और उसको एक सही रास्ते पर ले आएंगे और वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो 2-3 महीने के भीतर ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आप सारे लोगों को बताऊं कि एक नक्काल व्यक्ति जो इस ढंग के सूचना लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, कई बार भ्रमित करने के लिए इस ढंग की सूचनाएं आजकल देता रहता है और वो एक सोशल मीडिया का उपयोग करता रहता है। इसीलिए हम लोग इस पर भी विचार करेंगे कि सोशल मीडिया को कैसे रेगुलेट किया जाए, सोशल मीडिया को कैसे एक धारदार हथियार के रूप में बनाया जाए, क्योंकि आप खत्म नहीं कर सकते हैं। ये एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी का और हम इसका स्वागत करते हैं कि सोशल मीडिया आगे बढ़े, लेकिन दुरुपयोग करने वालों से इसको कैसे बचाया जाए इसके बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे। यहाँ पर आने के बाद हम लोग सोचेंगे कि कैसे इस जो नक्काल टाइप के लोग हैं, जो नकल करने वाले, जिनका कोई ओरिजिनलिटी नहीं है, जो कोई कहीं से सोच नहीं सकते वो ये काम कर रहे हैं, उनके लिए हम भी इसमें विचार करेंगे, सरकार तक बात को ले जाएंगे, कानूनी रूप से इसको लड़ाई लड़ेंगे और देखेंगे। साथियों, ये हमको दुख की बात है कि हमारे पास यहाँ एक बहुत बड़ा पत्रकार भवन है, लेकिन हम उस मीटिंग को वहाँ न करके यहाँ कर रहे हैं। अभी ये मीटिंग हो जाने दीजिए, हम इसके बारे में विचार सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी जबलपुर हाई कोर्ट के फैसले के अनुरूप पत्रकार भवन को हम हाई कोर्ट में फिर जाएंगे और उससे एक स्पष्ट निर्देश लेंगे। उसमें लिखा हुआ है कि इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट से संबद्ध भोपाल श्रमजीवी पत्रकार इकाई का ही वह संपत्ति है। हम उसी भोपाल श्रमजीवी पत्रकार इकाई के साथ हाई कोर्ट से जल्दी निर्देश लेकर के इसी दिसंबर या जनवरी के पहले हफ्ते में उस पर फिर चुनाव कराएंगे और पत्रकार भवन ईश्वर की कृपा से, भगवान आप लोगों के सारे लोगों के सहयोग से वो पत्रकार भवन हमारे कब्जे में फिर रहेगा और हम अगली बैठक पत्रकार भवन में ही इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप किसी अखबार ने ध्यान नहीं दिया। अखबार इतिहास की पुस्तकों में या कहीं ना कहीं अखबारों के लेख में मैं पढ़ता हूँ कि सिकंदर पूरी विश्व विजेता हुआ था। मैं कई बार दुनिया का नक्शा देख करके जब देखता हूँ, सिकंदर ने चीन नहीं जीता, सिकंदर ने अफ्रीका नहीं जीती, सिकंदर ने अमेरिका नहीं जीता, सिकंदर ने भारत में नहीं जीता, भारत के एक छोटे से हिस्से पे उसको पार्ट किया। वो एक सीधी पट्टी पर चला।
मेसोपोटामिया, अब वो उसको हम कैसे विश्व विजेता लिख सकते हैं? लेकिन इतना बड़ा झूठ हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक सबसे बड़ा दूसरा झूठ हमारे इतिहास की पुस्तकों में लिखता है, जो अखबारों में भी आता है, कि अकबर के समय भारत का शासन सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। उसी समकाल में विजयनगरम का अगर आप उसका भूगोल देखेंगे तो वो तिब्बत से लेकर के नीचे मेडागास्कर के द्वीप समूह तक उसका शासन था। अकबर के साम्राज्य से बहुत बड़ा था विजयनगरम साम्राज्य, लेकिन वो इतिहास की पुस्तकों से गायब है। अखबारों में भी छपता है और मैं किताबों में भी देखता हूँ। कहा जाता है कोई वास्को डी गामा था जिसने भारत की खोज की थी। मुझे कई बार हैरत होती है, क्या भारत कहीं गुम गया था, या जंगल में भटक गया था, या समंदर में डूब गया था, एक आदमी ने आकर तो डूब गया। वो समुद्री स्पेन के समुद्री लुटेरों में जहाज को लूटने का जब संघर्ष चला तो चर्च ने उस पर हस्तक्षेप किया और उनसे कहा कि आप लूट के लिए कोई अलग रास्ता ढूंढ लीजिए और आपस में मत लड़िए। तो लूट के रास्ता ढूंढते हुए वास्को डी गामा यहाँ आया। भारत उस समय भी बहुत दुनिया में था। जब तक जो लोग भारत को खोज का दावा करते हैं उनका अस्तित्व ही नहीं था। वो या तो वो धरती पानी में डूबी हुई थी या वहां पर कोई रहता नहीं था। ऐसी स्थिति में मैं पत्रकारिता से कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं बहुत सारे भ्रम के बीच में जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उनको उठाना चाहिए। मैं 3 लड़कियों का उदाहरण देना चाहता हूँ जो मीडिया की सुर्खी नहीं बनी। वो लड़कियां कहीं ना कहीं पिछले पन्ने पर आई। पिछले दिनों बहुत छोटी सी खबर, एक लड़की को 2 साल पहले कुछ लोगों ने, कुछ गुंडों ने ट्रेन से उठा के पटक दिया था। अरुणिमा नाम था, वो शायद उत्तर प्रदेश की लड़की थी। 2 साल में वो ठीक हुई और उसने एवरेस्ट फतेह की इस मई के महीने में। एक ऐसी लड़की जिस पर गुंडों ने हमला किया था, जिसको ट्रेन से उठा के पटक दिया था, उसकी मना स्थिति क्या होगी? उसने अपनी मना स्थिति को जीत करके अपने एक पैर ना होने के बावजूद, नकली पैर होने के बावजूद अगर एक पैर से एवरेस्ट को फतेह किया है तो ये खबर सुर्खियों में आना चाहिए। इस पर कई दिनों तक स्टोरियां बनना चाहिए, लेकिन मीडिया में वो नहीं बनी। एक लड़की हमारे यहाँ पूनम भोरे है जो बैतूल जिले की लड़की है, उसने 98% मार्क्स अर्जित किए। उसकी परिस्थितियां ये थी कि वो झुग्गी में रहती थी, उसके घर के पीछे रेलवे लाइन चलती थी, घर के आगे हाईवे चलता था जो नागपुर का हाईवे है, शोर के अंदर। पिता बीमार है, घर का सारा काम करती थी। पिता की शुश्रूषा के बीच में, इतने शोर के बीच में उसने अगर मैं बोर्ड को टॉप किया है, मैं समझता हूँ ये मीडिया की खबर बनना थी। लेकिन मीडिया की खबरों में दाऊद इब्राहिम हर चौथे दिन आ जाता है, आसाराम बापू को हफ्तों लगते हैं। तो कहने का अर्थ जो है, कहीं ना कहीं जो सकारात्मक सोच, जो राष्ट्रवाद कहीं कमजोर हो रहा है। ऐसी स्थिति में आज ये पत्रकारों का दायित्व है। आप देश का इतिहास देख लें, जब भी सरकारें शिथिल हुई हैं, सेना दिग्भ्रमित हुई है, तब देश के जागरूक लोगों ने, देश के में जनसंपर्क करने वालों ने, वो नारद के रूप में हो सकते हैं, वो हमारे यहाँ गाने बजाने वाले हो सकते हैं, या आधुनिक संदर्भों में हम वो पत्रकार कह सकते हैं। समाज में संपर्क रखने का काम जो कभी नारद करते थे, जो कभी संजय ने किया, वो आज पत्रकार कर रहे हैं। तो पत्रकारों के बीच में अगर राष्ट्र नहीं होगा, उसके सामने आने वाली चुनौतियां नहीं होंगी, तो मैं समझता हूं हमारी आज़ादी, हमारी स्वतंत्रता कितने दिनों तक रह पाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं, कई बार मुझे गुस्सा आता है, अगर भारत के 1.25 करोड़ लोग मुंह में पानी लेकर के कुल्ला कर देंगे तो पाकिस्तान और बर्मा जैसे लोग बह जाएंगे। अब बर्मा ने घुस करके हमारे यहाँ अपनी कैंप बनाना शुरू कर दिया। म्यांमार की कोई हैसियत हो सकती है कि भारत के भीतर वो कैंप बनाए? लोग हमारे यहाँ सैनिकों के सेना से सिर काट करके ले जाएं, घुस करके हमारे सैनिकों की हत्या कर दें। जब मर्जी आए वो टहलते हुए चले जाएं और जहां मर्जी आए वो अपना कैंप बना दे और लौट करके चले जाएं। न सरकार को गुस्सा है, न लोगों को गुस्सा है, और मीडिया ऐसी खबरों को पीछे रख रहा है। मीडिया की सुर्खियों में आज वो क्रिकेट की खबर बनती है। क्रिकेट कौन खेल रहा है? क्रिकेट अंग्रेज खेलते थे। क्रिकेट और कौन? भारत क्रिकेट खेलता है, बांग्लादेश क्रिकेट खेलता है, पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, जिम्बाब्वे क्रिकेट खेलता है, श्रीलंका क्रिकेट खेलता है, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट खेलता है। वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में इन देशों की हैसियत क्या है? क्रिकेट खेल को अगर आप टॉप पर बनाएंगे, आप राष्ट्र का निर्माण कभी नहीं कर सकते। पत्रकारिता जिस स्वरूप में शुरू हुई थी, चाहे आप उदित मार्तंड के रूप में ले लीजिए, चाहे आप हिकी टाइम्स के रूप में ले लीजिए, या नारद की और संजय की पत्रकारिता के रूप में ले लीजिए, ये पत्रकारिताएं राष्ट्र के लिए शुरू हुई है, जन जागरण के लिए शुरू हुई है। आज पत्रकारिता अपने जन जागरण से हट करके कहीं ना कहीं किसी पूंजीपति के, किसी बिल्डर के द्वारा निकाले गए अखबार में उनकी आदत, उनके कदमों पर चरण बंधन करने पर रह रही है। ऐसी स्थिति में हमको पत्रकार संगठनों के पुनर्जीवन पर, पत्रकारों के पुनर्जीवन पर और पत्रकारिता के पुनर्जीवन पर, उस पर विचार करना पड़ेगा। आपने मुझे समय दिया, बहुत हृदय से आभार। श्री रमेश शर्मा जी भी हैं, वो भी कुछ दिन तक इस लड़ाई के काफ़ी अग्रणी रहे, और वो
लगभग अब 20 करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई है और उस पे बहुत सारे जिस प्रकार से गिद्ध की नज़र होती है वैसी नज़र लगी हुई है लोगों की, और वो किसी न किसी प्रकार उसको हथियाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और उसी को लेके इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट चूंकि उसकी मालिक है तो उसकी जड़ें खोदने में लगे हुए। तो हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की थी, वो सरकार ने उसका अधिग्रहण किया था, फिर उससे हम लोगों के हाथ में आई है अभी पत्रकारों के, परंतु उसमें जो लोग जमे हुए हैं उन लोगों की निष्ठा के ऊपर हम लोगों को संदेह है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि किसी न किसी प्रकार ये चूँकि अदालती मामला है वो इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के कब्जे में आए, और यदि वो हम लोगों के कब्जे में आता है इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के, हम लोग चाहेंगे कि इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का एक बड़ा भारी कार्यालय यहाँ पे भी हो भारत के केंद्र में, और हो सकता है कि 1-1.5 साल के भीतर हम लोग उस पूरी लड़ाई को जीत सकें। और जैसा कि श्री हेमंत तिवारी जी ने कहा है, इस पूरी वर्किंग कमेटी की बैठक में हमको इस पे गंभीरता से चर्चा करना होगा, और इसमें जो भी संभव होगा वो सारी कार्रवाई करने के लिए हमको एक समयबद्ध कार्यक्रम तय करना होगा।